हेलो गाइस, माई सेल्फ मनसाराम यादव, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमावसूखी से। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th की फ़िज़िक्स। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे जानेंगे फ़िज़िक्स क्या होता है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। जैसे कोई बंदा अगर आपसे बोले कि फ़िज़िक्स क्या होती है, तो फ़िज़िक्स पढ़ने हम जा रहे हैं तो हमें फ़िज़िक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या होती है फ़िज़िक्स। तो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। ये एक मिनट रोकेंगे आप। हेलो गाइस, माई सेल्फ मनसाराम यादव, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज रामनगर अमावसूखी से। हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स है, क्लास 11th फिजिक्स। आज यहाँ पर आप अपना टाइम सेट कर लीजिए। हम आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, एक नई जर्नी, एक सुनहरी जर्नी। तो स्टार्ट हम बोल सकते हैं, आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स के बारे में आना चाहिए हमें। फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ फिजिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फिजिक्स, भौतिकी क्या है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो भौतिकी क्या है, भौतिकी प्रकृति है। व्हाट इज फिजिक्स, क्वेश्चन आया व्हाट इज फिजिक्स। तो ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये फिजिक्स, इसकी उत्पत्ति या ऐसे बोल सकते हो ये जनरेट हुआ है, ये ओरिजिन जो इसका वर्ड है वो होता है फ्यूसिस। क्या होता है, फ्यूसिस। फ्यूसिस जो है वो ग्रीक का वर्ड है और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है, नेचर। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फिजिक्स इज नेचर, फिजिक्स इज नेचर। मतलब हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो भौतिकी विज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति का एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो है भौतिकी। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं, होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इन शॉर्ट कह सकते हो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान है या भौतिकी है। तो प्रकृति में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनके पास मास होता है, द्रव्यमान होता है, मैटर बोल सकते हो। प्रकृति में सारे मैटर आते हैं। प्रकृति में आप वो कह सकते हो जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जो हमारे चारों तरफ होती हैं, जिनको हम महसूस भी कर सकते हैं, वो भी क्या हैं, मैटर हैं। और अगर वो मैटर हैं तो प्रकृति में होंगी। द्रव्य हैं इसका मतलब वो प्रकृति में हैं, और अगर प्रकृति में है तो उनका अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये डिफिनेशन है फिजिक्स की। फिजिक्स वर्ड डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इज फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब हुआ प्रकृति, नेचर का मतलब हुआ प्रकृति। तो प्रकृति का अध्ययन जहां भी किया जाएगा, इसका मतलब है वो है फिजिक्स। पहले के ज़माने में लोग इस भौतिकी को, इस फिजिक्स को बोलते थे नेचुरल साइंस, क्योंकि नेचर का अध्ययन किया जाता था तो उसको हम बोलते थे नेचुरल साइंस। तो साइंस, नेचुरल साइंस या फिजिक्स को जब हम पढ़ते हैं, जब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा जाए
तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि भौतिकी के दो मूल सिद्धांत क्या क्या हैं। भौतिकी के दो मूल सिद्धांत हैं, उनमें से पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब हुआ एकीकरण। भौतिकी में हम ऐसे लॉ को पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं कि बहुत सारी घटनाएं प्रकृति में, जो बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं, उनको हम कोशिश करते हैं बहुत कम नियमों से समझा दें। यह है भौतिकी का प्रथम सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन या एकीकरण। एकीकरण पॉज करेंगे भैया एक बार। चलिए देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अब भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के सिद्धांत भी पता होने चाहिए। फिजिक्स के सिद्धांत क्या हैं? पहला है यूनिफिकेशन। क्या है? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, यूनिक शब्द सुना होगा। यूनिक शब्द का नाम, यूनिक मतलब हुआ अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब केवल एक, तो इसकी हिंदी होगी एकीकरण। क्या होगी? एकीकरण। तो फिजिक्स का पहला सिद्धांत ये है कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं, ज़्यादातर घटनाओं को हम कुछ नियमों से ही समझा सकें। जैसे एक होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो, जैसे कि इसका सिद्धांत है, फिजिक्स का सिद्धांत है, फिजिक्स का प्रिंसिपल है एकीकरण का। एकीकरण का मतलब हुआ कि कुछ एक ऐसे नियम हो, बहुत कम नियम हो, जिनसे हम पूरी प्रकृति की घटनाओं को ज़्यादातर समझाने की कोशिश कर सकें। पहला है, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो पृथ्वी पे मैटर होते हैं उनके लिए भी होता है, पृथ्वी पे जो मैटर होता है उसके लिए भी हो सकता है। मैटर ये प्लैनेट्स के लिए भी होता है, प्लैनेट्स के लिए भी, और ये सैटेलाइट के लिए भी होता है। मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल से हम अर्थ पे पाए जाने वाले मैटर को भी समझा सकते हैं। जैसे फ्री फॉल हुआ, फ्री फॉल का मतलब हुआ मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड, मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड। प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए ग्रहों की जो गति होती है उसको भी हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल से ही समझा सकते हैं। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए उपग्रहों की गति को भी हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल से ही समझा सकते हैं। तो नियम एक, घटनाएं तीन घटनाओं को एक नियम से ही समझाने की कोशिश की जाती है। यह है एकीकरण का प्रिंसिपल, एकीकरण का सिद्धांत। अब हम देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या है। दूसरा प्रिंसिपल है रिडक्शनिज्म बोले तो न्यूनतमीकरण का मतलब हुआ, जैसे हमें किसी बहुत बड़े निकाय का अध्ययन करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वो निकाय किन और अलग अलग छोटे छोटे भागों से मिलकर बना है। तो उस निकाय को हम
डिसेंबल करते हैं, उसके हर एक पार्ट को हम अलग अलग करते हैं। जब उसके सारे पार्ट अलग अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक पार्ट का फिर से इंडिविजुअल अलग से अध्ययन किया जाता है, और उस पार्ट से जो उसकी खासियत निकल के आती है, जो उसकी विशेषता निकल के आती है, उसका हम फ्यूचर में फिर से किसी नए आविष्कार के लिए, किसी नए इन्वेंशन के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे मोटर के, वो फैन के बारे में। जैसे सभी लोगों के घरों में एक चलता है इलेक्ट्रिक फैन, हम किसकी बात करेंगे? फैन। तो फैन की बात करें तो फैन में अगर हम उसको डिसेंबल करें, भाई ये बच्चों के अंदर बहुत बड़ी आदत होती है कि उनके घर में अगर कोई सामान जो है खराब हो गया है, बिगड़ गया, जैसे मोबाइल हो गए, रेडियो हो गया, पहले के ज़माने के जो बच्चे होते थे तो वो क्या करते थे, उसको जो है पेचकस वगैरह से पूरा का पूरा खोल डालते थे, और खोलने के बाद उसके हर एक पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ करनी है फिजिक्स में, रिडक्शनिज्म में, न्यूनतमीकरण में। न्यूनतमीकरण का मतलब हर एक चीज़ को हम अलग अलग करके उसका फिर से अध्ययन करेंगे। तो जैसे फैन है, फैन को अगर हम ओपन करते हैं तो मुझे मिलता है मोटर। क्या मिलता है? मोटर। और एक मिलता है कैपेसिटर। क्या मिलता है? कैपेसिटर, जिसको गांव में या वैसे लोग ज़्यादातर घरों में कंडेंसर का यूज करते हैं, कंडेंसर कहकर इसको बुलाते हैं। तो कैपेसिटर को ओपन किया और मोटर। फैन को मैंने डिसेंबल किया, फैन को मैंने ओपन किया अलग अलग पार्ट में जब, तो मोटर मिला, कैपेसिटर मिला। अगर मोटर को भी अलग किया जाए तो हमें क्या मिलता है? मैग्नेट। मोटर के बारे में अभी आप 11th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो मोटर के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, तो वहाँ पे आपको मैग्नेट के बारे में पढ़ाया गया होगा। आपको मिलेगा कॉइल, आपको मिलेगा रिंग, आपको मिलेगा कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। जब ये चीजें आपको मिलेंगी तो इसका फिर से अलग अलग अध्ययन किया गया भैया। मैग्नेट का, कॉइल का, रिंग का, कार्बन ब्रश का फिर से अलग अलग अध्ययन किया गया। तो जैसे मैग्नेट का अध्ययन किया गया तो मैग्नेट के अध्ययन से हमको बहुत सारी चीजें मिली। जैसे मैग्नेट के अध्ययन से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिला। मैग्नेट के अध्ययन से ही हम जनरेटर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भैया? मैग्नेट का यूज करके ही जनरेटर बना। मैग्नेट को हमने पढ़ा, उसका अध्ययन किया, उसके गुणों को जाना, जिससे हमने क्या बनाया? जनरेटर। मैग्नेट से ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हो, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकते हो। तो उसके बाद देखो एक फैन बना, फैन को मैंने डिसेंबल किया, उसके हर एक पार्ट का अध्ययन किया, मोटर का, कैपेसिटर का। फिर से इसको देखो, कैपेसिटर एक ऐसी चीज होती है जो एनर्जी स्टोर करती है, अपने में क्या करती है? ऊर्जा संचित करती है। बाद में जब जरूरत पड़ती है तो कैपेसिटर ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कैपेसिटर का यूज मोबाइल में होने लगा, मोबाइल में कह सकते हो चार्जर में, चार्जर में यूज होने लगा कैपेसिटर। इसका अध्ययन किया, इसके गुणों को जाना, तो फिर से यूज किया। मैग्नेट की हम बात कर रहे थे, तो मैग्नेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही जनरेटर बन गया, विद्युत चनित्र, और यहीं से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल गई, विद्युत चुंबकीय तरंग। इस विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज हमने कहाँ किया? इस विद्युत चुंबकीय तरंग का यूज वायरलेस कॉलिंग में किया जाने लगा। जो आजकल हम मोबाइल पर एक दूसरे से बात करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण ही संभव हो सका। और अब कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसे आविष्कार कर रहे हैं, ऐसे इन्वेंशन कर रहे हैं जिसमें आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो। वायरलेस, बहुत सारी मोबाइलें आने लगी हैं वायरलेस चार्जिंग। आपका एडाप्टर लगा रहेगा सॉकेट में और आपकी मोबाइल चार्ज होती रहेगी। तो देखो क्या हुआ, फैन को तोड़ा मोटर और कैपेसिटर में, मोटर को फिर से तोड़ा तो हमें मिला मैग्नेट, मैग्नेट से हमने ये सारी चीजें फिर से बनाई। तो ये है फिजिक्स का सिद्धांत। फिजिक्स का सिद्धांत, दो फिजिक्स के सिद्धांत, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, एकीकरण का मतलब हुआ एक कुछ ही नियमों से भौतिकी के विभिन्न घटनाओं को समझाया जा सके। रिडक्शनिज्म का मतलब हुआ कि कोई बहुत बड़ा सिस्टम है, कोई बहुत बड़ा निकाय है, उसका अध्ययन करने के लिए हमने उसको क्या किया, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो भाग हैं, जिन जिन भागों से वो मिलकर बना था उसको अलग कर दिया, फिर से हर एक पार्ट का अलग अलग अध्ययन किया, तो हमको मिला ये सारा पार्ट। तो उससे कुछ ऐसा मिलता है जिससे हम फ्यूचर में नए आविष्कार के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के सिद्धांत। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिक्स के स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब हुआ क्लास 11th में हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है।
या फिर ऐसा समझो 11th और 12th को मिला के फिजिक्स का सिलेबस क्या है। स्कोप का मतलब हुआ 11th और 12th की फिजिक्स का सिलेबस जानना। तो हम देखते हैं यहाँ पे फिजिक्स का सिलेबस, स्कोप ऑफ फिजिक्स। चलिए हम देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स में आप देखेंगे 2 लेवल पे हम बात करते हैं। पहला होता है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो का मतलब हुआ फिजिक्स बड़े लेवल पे, माइक्रो का मतलब हुआ फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे। इसको आप क्वांटम फिजिक्स भी बोल सकते हो, क्वांटम फिजिक्स के साथ साथ इसको आप मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकते हो। ठीक, तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ ऐसी चीज़ों का अध्ययन जिसको हम देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ ऐसी चीज़ों का अध्ययन जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे एटम की बात होती है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात होती है, तो इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते, तो इसको माइक्रोस्कोपिक में रखा गया है। तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक में हमें पढ़ना होता है, पहला हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स। क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है, चलो यहीं बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स में आ जाएगा आपका मोशन, मोशन आ जाएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। गति, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के बारे में हम पढ़ते हैं। मोशन आ गया, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम न्यूटन के नियमों को पढ़ते हैं, जो बल से संबंधित न्यूटन ने अपने 3 नियम दिए हैं, उसको हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। रोटेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में रोटेशन भी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? हीट के बारे में। पहला मैकेनिक्स, माइक्रोस्कोपिक का एक पार्ट हुआ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में मोशन इन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन, रोटेशनल मोशन कह सकते हो आप, रोटेशनल मोशन। दूसरा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चौथा क्या है? हम ऑसिलेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बोले तो दोलन, दोलन का मतलब हुआ कि जैसे झूला, झूला अपनी एक माध्य स्थिति से इधर उधर क्या होता है? गति करता रहता है। तो हम ऑसिलेशन पढ़ेंगे। हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स बोले तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण और विवर्तन, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये सब क्या है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ही हैं। हम इसमें वेव के बारे में पढ़ेंगे, वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, और इन चीज़ों को हम 11th में पढ़ेंगे। ये मेरा सिलेबस है 11th का। इसमें से ऑप्टिक्स जो है हम 12th में पढ़ते हैं, और बाकी चीज़ें हम 11th में पढ़ते हैं। फिर एक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब हुआ जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ोगे, और मैग्नेट के बारे में पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ये हमें 12th में पढ़ना होता है। ये हमें ऑप्टिक्स 12th में पढ़ना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमें 12th में पढ़ना है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 2 पार्ट हुए, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हो। इसमें हमें आवेश के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चुंबक के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी चीज़ें हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और मैग्नेटिज्म से ही निकलता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये दोनों हम 12th में पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्या करते हैं, हम इसमें एटम के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, और इसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर को पढ़ना है, सेमीकंडक्टर को बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सेमीकंडक्टर, ये तीनों पार्ट जो है 12th का टॉपिक है। ऊपर से लेके यहाँ तक 11th का टॉपिक, उसमें ऑप्टिक्स जो है वो 12th का है, ये 12th का है। और एटम के बारे में पढ़ना, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर होता है, उसको हम 12th में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिहेवियर को पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक, तो एटम हो गया या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आंखों से हम देख नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए इसको हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। इस फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी कह सकते हैं और मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोल सकते हैं। तो ये है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है 11th और 12th में, ठीक है, नोट कर लीजिए आप ये। और चलें, तो अभी तक हमने देखा ये फिजिक्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। अब हम देखते हैं, एक रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ। किसी अच्छे इंसान ने, किसी टैलेंटेड इंसान ने ये कहा है, मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ ऑल साइंस। गणित सभी विज्ञान की महारानी होती है। तो गणित के बिना फिजिक्स भी अधूरी है। हम ये कह सकते हैं फिजिक्स इज इनकम्प्लीट विदाउट मैथ्स एंड मैथ्स इज आल्सो इनकम्प्लीट विदाउट फिजिक्स। तो भौतिकी मैथ के बिना अधूरी है और मैथ फिजिक्स के बिना अधूरी है। तो इतना समझो कि मैथ्स और फिजिक्स का एक साथ है, जब तक ये दोनों साथ में नहीं होंगे ये आप अकेले किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। तो अभी हम यहाँ पे केवल इतना बात करेंगे कि मैथ्स जो है कंपलसरी है, एक तरह से ज़रूरी है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ्स थोड़ा सा आना चाहिए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के बारे में। अभी हम यहाँ बात करते हैं कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है। तो जब भी नई फिजिक्स आती है, जो भी नई फिजिक्स आती है वो एक नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हमने बात करी थी, तो ये नई फिजिक्स आई तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या पढ़ते हैं हम, सेमीकंडक्टर में हम पढ़ते हैं डायोड, ट्रायोड, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये सब जो बनी हैं, ये बनी है सिलिकॉन चिप्स से। एक होती है सिलिकॉन चिप्स, और सिलिकॉन चिप्स से ये सेमीकंडक्टर बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है, नई नई फिजिक्स आती है तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स के कारण ही है। तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे, हमें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, तो हमने जाना मैथ्स फिजिक्स में रिलेशन क्या है, हमने जाना कि टेक्नोलॉजी और फिजिक्स में क्या रिलेशन है। तो इतना समझो कि अगर नई नई फिजिक्स आती रहेगी तो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी। जैसे आजकल हम लोग वायरलेस कॉलिंग करते हैं, वायरलेस चार्जर हुआ, ये पॉसिबल हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण हुआ। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पहले जानकारी हुई, इकट्ठा हुई, पढ़ा गया, तो नई फिजिक्स आई। तो नई फिजिक्स ने जन्म दिया वायरलेस कॉलिंग, वायरलेस चार्जिंग। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, आप कह सकते हो प्रकृति के 4 मूल बल, प्रकृति के 4 मूल बल। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है, देखो ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा आकर्षण का बल होता है, ये हमेशा आकर्षण का बल होता है। ये किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है। कोई बोर्ड हो गया, मैं हो गया, मेरे बीच काम करेगा, मार्कर और मेरे बीच भी ये फोर्स काम करता है, ठीक। तो ये किसी के भी बीच काम कर सकता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत बल बोल सकते हो जिसे, वैद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि दो पार्टिकल जो हैं उनके बीच जो फोर्स लग रही है वो दोनों पार्टिकल चार्ज हों, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल का मतलब हुआ जिन दो वस्तुओं के बीच, जिन दो पिंडों के बीच ये बल लगता है वो दोनों चार्ज होने चाहिए, आवेशित होने चाहिए। एक प्लस हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, या दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं। इसका मतलब फोर्स जो है वो लगेगा केवल चार्ज पार्टिकल पे। तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, ये इस बल का अध्ययन वहाँ करते हैं जैसे जहाँ रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, बीटा रेज में हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम कह सकते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। तो ये जो बल होता है, ये जो नाभिक होता है, नाभिक, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन के बीच काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन के बीच, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी ये बल काम करता है। ये बल, इस बल के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि जो मेरा वस्तु है, पिंड है, पार्टिकल है, वो चार्ज हो। जैसे न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है और प्रोटॉन होता है धन चार्ज होता है, उसके बावजूद भी इनके बीच फोर्स लगता है। और ये बहुत कम परास के होते हैं, शॉर्ट रेंज के होते हैं। ये जो बल होता है कम परास का होता है, शॉर्ट रेंज का होता है। कहने का मतलब ये केवल न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा तगड़ा फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अगर कोई हमसे कहे कि इन चारों बलों को सब इनके घटते क्रम में अरेंज करो, इकट्ठा करो, तो देखो सबसे पहले स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। सबसे पहले स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद सबसे पहले स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद वैद्युत चुंबकीय बल लिख सकते हो, यहाँ पे दूसरा लिख लो। यहाँ पे सबसे पहले ये होता है, फिर दूसरा, फिर ये ग्रेटर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स से। वीक न्यूक्लियर फोर्स 3rd नंबर पे है। और सबसे कम जो बल होता है वो होता है फर्स्ट, ये सबसे कम होता है, ये सबसे वीक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रांग फोर्स है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, कम दूरी में काम करता है लेकिन बहुत तगड़े से काम करता है। तो ये रही फिजिक्स 11th की क्लास 11th चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड, भौतिकी जगत के बारे में अभी हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।